आइए हम शुरू करते हैं विश्व भूगोल। और विश्व भूगोल का ये पहला वीडियो होगा जिसकी शुरुआत होगी ब्रह्मांड से। और ब्रह्मांड की सामान्य अवधारणा हम लोग समझेंगे, इसकी उत्पत्ति के सिद्धांतों को देखेंगे, ग्रहों की उत्पत्ति के सिद्धांतों को देखेंगे, साथ ही साथ आकाशीय पिंडों और उनके बारे में भी जानकारी लेंगे। तो शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करने से पहले मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लेट्स डू इट पर। तो आपका स्वागत है। मैं आलोक कुमार पांडे आपको ले चलता हूँ ब्रह्मांड की सैर कराने। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले महाविस्फोट सिद्धांत या बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी जो ब्रह्मांड की विकास से संबंधित अवधारणाओं में सबसे प्रबल अवधारणा है, जिसको सबसे ज़्यादा मान्यता प्राप्त है इस समय। तो इस महाविस्फोट सिद्धांत को ब्रह्मांड की उत्पत्ति से जुड़ा हुआ सिद्धांत है। ये किससे जुड़ा हुआ, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। ये जुड़ा हुआ है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। ये जुड़ा है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। दूसरी चीज़ है, ये देखते हैं हम लोग जो है कि इसको दिया किसने था। इससे जो क्वेश्चन बनता है सीधा सीधा वो ये है कि इसको दिया किसने था। तो दिया था इसको जॉर्ज लेमेंटेयर ने। ठीक है ना, जॉर्ज लेमेंटेयर ने इसको दिया था 1927 के आसपास में दिया था इन्होंने। बाद में इसमें जो है रॉबर्ट वैगनर थे एक, जिन्होंने असली काम किया बाद में, इसको और अच्छे से एक्सप्लेन किया। रॉबर्ट वैगनर, इस सिद्धांत को इन्होंने 1967 में एक्सप्लेन किया और इन्होंने 1927 में सिद्धांत को दिया था। लेमेंटियर ने दिया था और इसको एक्सप्लेन करने का, इसकी व्याख्या प्रस्तुत करने का काम किसने किया? रॉबर्ट वैगनर ने 1967 में। इस अवधारणा के हिसाब से क्या है, ये कुछ चीज़ें थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि ये अवधारणा ये कहती है कि जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, जब यूनिवर्स की उत्पत्ति हुई है, वो उत्पत्ति एक बिंदु मात्र से हुई है, एक पॉइंट मात्र से हुई है। और एक पॉइंट पर ही सारा का सारा मटेरियल यानी मास, द्रव्यमान जिसको कह सकते हैं, और सारी ऊर्जा संकेंद्रित थी। ठीक है ना, किसी एक ही बिंदु पर क्या थी, सारा का सारा कुछ संकेंद्रित था। और यहाँ पे क्या होता है, सारा तापमान भी इसी में था। अनंत तापमान कह सकते हैं हम। कितना कह सकते हैं? अनंत ताप था, अनंत तापमान था, जो यहीं एक ही बिंदु पर क्या था, संकेंद्रित था। फिर यहाँ पे इस बिंदु में क्या होता है, विस्फोट होता है। और ये विस्फोट होता है तो सारी चीज़ें क्या होती हैं, सारा द्रव्यमान, सारी ऊर्जा बिखर जाती है। सारा द्रव्यमान, सारी ऊर्जा जो बिखर जाती है, और फिर इस यूनिवर्स का, इस ब्रह्मांड का निर्माण होता है। ठीक है, जब बिखरेंगी तो बाहर की तरफ मैटर, एनर्जी सब कुछ जाएगा उस पॉइंट से। और ये आज तक मटेरियल का और एनर्जी का बाहर की तरफ प्रसार, कहाँ की तरफ? बाहर की तरफ प्रसार जो है अभी भी जारी है। यानी अभी हमारा यूनिवर्स बन रहा है, या हमारा ब्रह्मांड अभी क्या हो रहा है, फैल रहा है। क्या हो रहा है? हमारा ब्रह्मांड फैल रहा है अभी। इसको कैसे पता करते हैं? तो एक रेड शिफ्ट होती है, फैल रहा है। टेम्परेचर और क्या कहते हैं, प्रकाश और टेम्परेचर, इन चीज़ों को, या अलग तरीके की जो तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मिलती हैं, उनके स्पेक्ट्रम को देख करके ये पता लगाया जाता है कि ये ब्रह्मांड क्या हो रहा है, हमारा फैल रहा है। ठीक है, हमारे ब्रह्मांड में लगभग कितनी गैलेक्सीज हैं अगर हम इसकी बात करें, तो लगभग 100 अरब गैलेक्सी हैं, जिनको आकाशगंगा कह सकते हैं। तो 100 अरब गैलेक्सीज हैं। और एक गैलेक्सी में औसतन कितने तारे हैं? 100 अरब के आसपास तारे हैं। तो अभी अगर कोई कहे कि क्या तारों की, तारे अनगिनत है या अनंत है, नहीं, ये काउंटेबल है, एक तरीके से कहा
जा सकता है। ठीक है ना। हमारी आकाशगंगा का नाम आइए देखते हैं। तो हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? मंदाकिनी। ठीक है ना। या दुग्ध मेखला, क्या कहते हैं हमारी आकाशगंगा को? मंदाकिनी, जिसमें हमारा सूर्य है, मंदाकिनी या दुग्ध मेखला। जिसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? मिल्की वे, मिल्की वे कहते हैं। ठीक है ना। ये हमारी आकाश गंगा के बारे में रहा। फिर आइए देखते हैं, ये तो इतना हो गया। इसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि ग्रहों की उत्पत्ति के जो सिद्धांत है वो कैसे हैं। ठीक है ना, कि अब ग्रहों की उत्पत्ति कैसे हुई। अगला पॉइंट हमारा क्या रहेगा? ग्रहों की उत्पत्ति है। उसके बाद तारों का निर्माण। चलिए सबसे पहले हम इसका देखते हैं ग्रहों की उत्पत्ति। तो ग्रहों की उत्पत्ति के बारे में जो है, सबसे पहले अगर देखा जाए किसने अच्छा या कोई ऐसा सिद्धांत दिया जिसको लेकर के ग्रहों की उत्पत्ति को लेकर के सोचा गया, तो एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, फ्रांसीसी वैज्ञानिक, जिनका नाम था कास्ते दफन, कास्ते द बफन। कास्ते द बफन जो है, इन्होंने सबसे पहले लगभग 1750 के आसपास, 1749 ईस्वी के आसपास में इन्होंने पहला अपना जो है सिद्धांत दिया था ग्रहों की उत्पत्ति के बारे में। बाकी जो है, अब अगर हम देखना चाहें तो जो दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि किस तरीके के इसके सिद्धांत हैं जो ग्रहों की उत्पत्ति से जुड़े हुए हैं, तो दो तरीके के, मोटे तौर पर दो तरीके के सिद्धांत, सितारे सिद्धांतों को दो उसमें भागों में बांटा जाता है। एक है अद्वैतवादी संकल्पना। कैसी है? अद्वैतवादी संकल्पना। द्वैत का मतलब होता है दो। ठीक है ना। अद्वैतवादी संकल्पना ग्रहों की उत्पत्ति से जुड़ा हुआ सिद्धांत है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसका नाम हो जाएगा मोनिस्टिक, मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट। और दूसरी है, जो दूसरी है वो कौन सी है? द्वैतवादी। ये क्या द्वैतवादी हो गई, और दूसरी क्या है? द्वैतवादी संकल्पना। द्वैतवादी संकल्पना क्या कहते हैं? ड्यूअल, दो है ना, तो इसको क्या कहेंगे? ड्यूअल या ड्यूलिस्टिक कंसेप्ट। ठीक है, सो ड्यूलिस्टिक कंसेप्ट कहते हैं। इसके अंतर्गत आइए देखते हैं कि कुछ कौन कौन से लोगों ने सिद्धांत दिए। उनके सिद्धांतों के सिर्फ नाम तक यहाँ पूछता है, बाकी उन सिद्धांतों के अंदर क्या है इस एग्ज़ाम में इतना ज़्यादा कहीं से नहीं जाते। तो हमको ये याद होना ज़रूरी है कि ये सिद्धांत, या किसी का नाम दे दे किसी सिद्धांत का, तो उसको किसने दिया है। तो इससे जुड़े हुए जो सिद्धांत हैं, आइए उनके हम नाम देखते हैं। तो उनके नाम देखने के लिए चलिए हम ग्रीन कलर यूज कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो नाम आता है अद्वैतवादी संकल्पना के अंतर्गत जो है वो है कांट, वायव्य राशि परिकल्पना। लाप्लास का आएगा निहारिका परिकल्पना। ठीक है ना। तो ये दो चीज़ें क्या हो जाएंगी? कांट की, अगर हम अद्वैतवादी संकल्पना से देखते हैं तो इसमें है कांट, और कांट ने कौन सी परिकल्पना दी है? वायव्य राशि, वायव्य राशि परिकल्पना। दूसरी परिकल्पना जो अद्वैतवादी से है वो किसकी है? वो है लाप्लास की। तो लाप्लास ने क्या दिया है? लाप्लास ने दिया है निहारिका परिकल्पना। जो कांट की वायव्य राशि परिकल्पना है, या यूं कहें जो वो गैसियस मॉलिक्यूल से बन करके, गैस का पूरा बादल था, उस बादल से जो है इन ग्रहों का निर्माण होता है, गैस के बादल से। और दूसरा इनका लाप्लास की निहारिका परिकल्पना ही एक नेबुला का कंसेप्ट देते हैं, उस नेबुला से जो है पूरे हमारे
ये ग्रहों का क्या होता है, निर्माण होता है। ये इनका है सिंगल उससे। तो चूँकि ये सिंगल एक फॉर्म है, यहाँ पे किसी दो तारे की परिकल्पना नहीं की गई है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, अद्वैतवादी संकल्पना कहते हैं, मोनिस्टिक कंसेप्ट कहते हैं। द्वैतवादी संकल्पना में अगर हम आते हैं तो जो सबसे इम्पोर्टेंट में से हैं चैम्बरलिन तथा मॉल्टन ने दिया है, एक दिया है। इसके लिए चलिए कलर चेंज करते हैं, रेड कलर यूज करते हैं। आइए देखते हैं अद्वैतवादी में कौन एक है, चैम्बरलिन तथा मॉल्टन। चैम्बरलिन तथा मॉल्टन ने जो एक परिकल्पना दी है, उस परिकल्पना का क्या नाम है, ग्रहाणु परिकल्पना। क्या नाम है इस परिकल्पना का, ग्रहाणु परिकल्पना। ग्रहाणु परिकल्पना। ग्रहाणु परिकल्पना, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस। इसको क्या कहते हैं, प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस। ठीक है, प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस कहते हैं। और जो दूसरी परिकल्पना इसमें खास है वो है जेम्स जीन्स एवं जेफरीज। किसकी है, दो लोगों ने मिल करके दिया। दरअसल एग्जैक्टली पहले चैम्बरलिन ने दिया था, मॉल्टन ने उसमें कुछ सुधार किया। ऐसे जेम्स जीन्स ने पहले जो परिकल्पना दी उसमें जेफरीज ने बाद में सुधार किया था। तो ठीक है, इसके बाद जो दूसरी परिकल्पना द्वैतवादी परिकल्पना है वो कौन सी है, जेम्स जीन्स और दूसरे हैं इनके साथ में वो हैं, हाँ, जेफरीज। जेम्स जीन्स और जेफरीज, इन्होंने जो परिकल्पना दी है उस परिकल्पना का क्या नाम है, ज्वारीय परिकल्पना, या इसको हम क्या कहते हैं, टाइडल हाइपोथेसिस। क्या कहेंगे, टाइडल हाइपोथेसिस। ठीक, तो ये जो परिकल्पनाएं थी कुछ, एक और भी नाम याद आ रहा है, रसेल की जो है बाइनरी स्टार थ्योरी नाम है सीधे सीधे उनका। तो चलिए उसका भी जिक्र कर देते हैं कि रसेल जो है इन्होंने क्या दिया है, द्वैतारक परिकल्पना। इनकी परिकल्पना का नाम ही है द्वैतारक परिकल्पना। द्वैतारक, ठीक है, जो है दो तारों के उससे मिलकर के बनी हुई है द्वैतारक परिकल्पना, कि सूर्य जो है और सूर्य के किनारे जो है एक और बड़ा तारा आता है, ठीक है ना, उस दो तारों के उससे इंट्रैक्शन से क्या होता है, ग्रहों का जो है निर्माण होता है। ठीक है ना, तो ये इस तरीके की परिकल्पना है सबकी, थोड़े बहुत अंतर के साथ में। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, ड्यूअलिस्टिक कंसेप्ट में रखा जाता है। तो ये है बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस, बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस। ठीक है, तो ये कुछ मुख्य परिकल्पनाएं हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट परिकल्पना दी उसने किसने दी, कास्तेद बफन ने दिया थे। दूसरी अगर हम देखें तो दो तरीके के हम उसमें बांट सकते हैं, अद्वैतवादी परिकल्पना या संकल्पना, और दूसरी द्वैतवादी संकल्पना के रूप में बांट सकते हैं। अद्वैतवादी में दो नाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है कांट और लाप्लास। कांट ने क्या दिया, वायबरास परिकल्पना, और या इसको गैसियस हाइपोथेसिस कहते हैं। लाप्लास ने दिया निहारिका परिकल्पना या नेबुलाइस, इसको हाइपोथेसिस कहते हैं। चैम्बरलिन और मोल्टन ये जो है अद्वैतवादी परिकल्पना में आएंगे। चैम्बरलिन और मोल्टन ने मिल करके क्या दिया है, ग्रहाणु परिकल्पना। और जेम्स जीन्स एंड जेफरीज इन्होंने क्या दिया है, ज्वारीय परिकल्पना या टाइडल हाइपोथेसिस दिया है। ठीक है, मुझे लगता है कि रेड पेन का इस पर यूज ठीक नहीं है, तो अगली बार मैं अगले पेज से रेड पेन का इस पर नहीं यूज करूँगा। आइए देखते हैं आगे, तारों के निर्माण की बात देखते हैं कि तारों का निर्माण कैसे होता है। और तारों के निर्माण में हम लोग देखें किस चीज़ से होता है, कौन सी परिस्थितियाँ हैं जिस पे होता है, या जैसे फिशन और फ्यूजन आपने कोई चीज़ें अगर पढ़ी होंगी तो उसके बारे में। तारों का जो निर्माण होता है या तारों की जो बनने की उसकी जो ऊर्जा
का जो निर्माण है वो जो चीज़ है किससे से होती है, तो वो होती है संलयन से। ओके, पहले मैंने आपसे कहा था कि पेन चेंज करेंगे, पेन चेंज करते हैं, वाइट पेन ज़्यादा बेहतर दिख रही है यहाँ पे, ठीक है ना। तो जब हमारी बिग बैंग थ्योरी से हमने देखा कि जब मैटर बाहर फेंकता है, बाहर निकला, तो जब बिखर गया मैटर, तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण मैटर इकट्ठा होना शुरू हुआ, और इकट्ठा होना शुरू हुआ धीरे धीरे करके कुछ पॉइंट्स पे क्या हो रहा है, मैटर इकट्ठा होता जा रहा है, मैटर इकट्ठा गुरुत्वाकर्षण शक्ति के साथ खींचते 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 इकट्ठा होता जा रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, बड़ा होता जा रहा है, आकार बड़ा होता जा रहा है। जैसे जैसे ये मटेरियल आके टकरा रहे हैं आपस में, वैसे वैसे इनकी एनर्जी क्या होती जा रही है, इसका टेम्परेचर भी और बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और फिर किस चीज़ का निर्माण होता है, निर्माण होता है तारों का, ठीक है ना। किस चीज़ का निर्माण होता है, तारों का। प्रारंभिक अवस्था तारों के निर्माण की क्या कहलाती है, प्रोटो स्टार कहलाती है। क्या कहती है, प्रोटो स्टार अवस्था कहलाती है, ठीक है। अब थोड़ा सा ये जानने की कोशिश करते हैं कि सूर्य जैसा बड़ा तारा होगा उसकी उम्र कितनी होगी, या ज़्यादा बड़ा तारा होगा तो उसकी उम्र कम होगी या ज़्यादा होगी। तो सिंपल सी बात है, तारा जितना बड़ा होगा, तारा क्या हो जाएगा, जितना बड़ा होगा आकार में, किस में होगा, आकार में जितना बड़ा होगा, उसकी उम्र कितनी हो जाएगी, उम्र क्या हो जाएगी, उतनी ही कम होती जाएगी। क्या हो जाएगी, उम्र कम हो जाएगी। तारा छोटा होगा आकार में तो उम्र उसकी क्या हो जाएगी, ज़्यादा रहेगी। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि अपने वेट की वजह से, अपने भार की वजह से, जो उसमें मटेरियल है, उस मटेरियल के भार की वजह से क्या होता है, वो कोलैप्स कर जाता है और सुपरनोवा में चेंज हो जाता है। जब तारा का भार बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, इसका आकार बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, एक टाइम ऐसा आता है कि इसका, उसमें जो ग्रेविटेशन है, जो उसमें गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, ग्रेविटेशन, या इसको क्या कह सकते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल, जो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है वो बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और एक कंडीशन ऐसी आएगी कि डेंसिटी जो द्रव वो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जाएगी, ठीक है ना। और ये यहाँ पे विस्फोट हो जाएगा, जैसे जैसे बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, एक महाविस्फोट होगा। क्या होगा, महाविस्फोट कह सकते हैं इसको भी आप। वो विस्फोट जो होगा, इसको क्या कहते हैं, सुपरनोवा कहते हैं, सुपरनोवा, सुपरनोवा बनेगा। ये सुपरनोवा किस चीज़ से जुड़ा हुआ, क्वेश्चन आया है कि सुपरनोवा किस अवस्था से जुड़ा हुआ है, तो सुपरनोवा जो है तारों की मृत्यु की अवस्था से जुड़ा हुआ है। इस विस्फोट के बाद क्या होगा, तारा जो है उसमें जो बहुत ज़्यादा डेंसिटी वाला हिस्सा रहेगा, जिसमें बहुत ज़्यादा द्रव्यमान उसका जो है इकट्ठा हो चुका रहेगा, केवल वही कोर वाला हिस्सा बच जाता है, बाकी हिस्सा क्या हो जाता है, बाहर अंतरिक्ष में फेंक देता है। इस विस्फोट के बाद क्या होगा, सुपरनोवा के बाद ये जो द्रव्यमान है ज़्यादातर बाहर फेंक देगा, और जो कोर में इसके रहेगा वो रह जाएगा। तो ये आकार इसी ही से जुड़ी हुई है। अगला टॉपिक होगा चंद्रशेखर सीमा, इसको हम यहाँ पे बात करेंगे फिलहाल। और उसी चंद्रशेखर सीमा के साथ में देखते हैं अगले पेज पे हमने क्या मेंशन किया है, प्रकाश पर, ठीक है, चंद्रशेखर सीमा, और इसी के साथ में हम लोग जो है अगले पेज पे मेंशन करते हैं ब्लैक होल वगैरह का भी, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने जो देखा कि जब सुपरनोवा कंडीशन आती है, किस कंडीशन को कह रहे हैं, सुपरनोवा, सुपरनोवा कंडीशन के बाद जब विस्फोट होता है, विस्फोट के बाद एक जो द्रव्यमान का हिस्सा बचता है, जो कौन सा है, ये बचा हुआ तारे का हिस्सा, तारे का द्रव्यमान, चूँकि बाकी जो हिस्सा था उसको उसने अंतरिक्ष में फेंक दिया, तो जो बचा हुआ तारे का द्रव्यमान है, ये अगर सूर्य के 1.4, सूर्य से कितना गुना, 1.4 गुना, ठीक है ना, 1.44 गुना द्रव्यमान है, तो उस केस में इसके क्या बनने की संभावना है, 1.44 गुना से
लेकर के जो बचे हुए की ध्यान रखने की बात है, यहाँ जो बचा हुआ द्रव्यमान है उसी की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? जो विस्फोट के बाद बचा हुआ द्रव्यमान है। अगर वो द्रव्यमान सूर्य के 1.44 गुना द्रव्यमान से अधिक है, तब जो है 1.44 गुना से लेकर के 3 गुना के बीच में, देखिए इसकी दो सीमा बांट सकते हैं कि 1.44 से 3 गुना इसके बीच में होगा, तो ये कंडीशन क्या बन जाएगी इसकी? ब्लैक डॉर्फ की, या न्यूट्रॉन स्टार भी बनेगा। ब्लैक डॉर्फ, सॉरी ब्लैक डॉर्फ में एक बात थोड़ी सी दिमाग से देखिए मिस हुई थी, मैं उसको आपको फिर से क्लियर कराता हूँ। 1.44 से कम, दो कंडीशन रख सकते हैं। 1.44 से कम है तो बनेगा ब्लैक डॉर्फ। ब्लैक डॉर्फ, जिसको क्या कहते हैं? कृष्ण वामन बन जाएगा। अगर 1.44 से 3 गुना के बीच में है तो ये क्या बनेगा? न्यूट्रॉन स्टार बनेगा। और अगर 3 गुना से ज़्यादा है, 3 गुना से अधिक रहता है जो बचा हुआ मास है, तो उस केस में क्या बन जाएगा? सबसे खतरनाक चीज़ बनेगी, और वो है ब्लैक होल। इसी को क्या कहते हैं? कृष्ण विवर। हिंदी में क्या कहेंगे? कृष्ण विवर। ध्यान रखिएगा, ये कृष्ण वामन है और ये कृष्ण विवर है। ब्लैक होल का द्रव्यमान जो होता है बहुत बहुत ज़्यादा होता है, डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। एक ही पॉइंट पे समझिए एक तरीके से कि एक बिंदु पे आकर के सारा द्रव्यमान संग्रहित हो जाता है, ठीक है। इसके एक बिंदु का द्रव्यमान जो है वो मिलियन किलोग्राम्स में होता है। एक बिंदु का अगर ब्लैक होल का द्रव्यमान देखा जाए तो वो मिलियन किलोग्राम्स में होता है। इतना ज़्यादा डेंसिटी होती है। तो यहाँ पे कृष्ण विवर का हो जाता है। तो ब्लैक होल के बारे में अगर जाने तो ब्लैक होल ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो तारों की मृत्यु के बाद बनते हैं, और ऐसे तारे जिनका द्रव्यमान जो है सुपरनोवा के बाद 3 गुना सूर्य के द्रव्यमान के, किसके द्रव्यमान से तुलना हो रही है, बात ध्यान रखिएगा। सूर्य, जो हमारा सूर्य है, इस सूर्य के द्रव्यमान से तुलना है। सूर्य के द्रव्यमान से अगर 3 गुना से अधिक है तो फिर वो क्या बनेगा? ब्लैक होल बनेगा। और यहाँ ब्लैक होल की कंडीशन क्या होती है कि यहाँ से कोई भी द्रव्यमान इसके पास से बाहर नहीं जा सकता है, कुछ भी मास है वो आ जाएगा। यहाँ तक कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, यानी जैसे प्रकाश तक, अगर प्रकाश भी आसपास से गुजर रहा है तो वो प्रकाश को भी अपने पास क्या कर लेगा? खींच लेगा। तो प्रकाश को भी अपने आसपास से जाने नहीं देगा, प्रकाश भी क्या होगा? नहीं निकल सकता। यही वजह है कि इसकी सीधे हम तस्वीर नहीं ले सकते, क्योंकि किसी चीज़ को देखने के लिए उस ऑब्जेक्ट से, उस वस्तु से प्रकाश के टकरा करके हमारी आंख तक आना जरूरी होता है। जब ये प्रकाश को वापस ही नहीं आने देगा तो हम इसकी तस्वीर नहीं खींच सकते हैं सीधे, ठीक है ना। इसके आसपास में जो घटनाएं हो रही हैं उसके आधार पर हम इसका क्या करते हैं? अनुमान लगाते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ब्लैक होल के बारे में समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए हम देखते हैं जो है, हाँ एक और चीज़ रही बात, ये 1.44 जो द्रव्यमान लिखा था, इस चीज़ का जिक्र रह गया। चंद्रशेखर सीमा, यहाँ भी हमें हेडिंग देख करके याद आता है। चंद्रशेखर सीमा जो है ये क्या है? सूर्य के द्रव्यमान की 1.44 द्रव्यमान की बात हो रही है, ठीक है ना। सूर्य का कितना द्रव्यमान? 1.44 द्रव्यमान जो है, यही देखिए इसी से डिसाइड हो रहा है कि तारा जो सुपरनोवा के विस्फोट के बाद बचेगा हिस्सा, वो ब्लैक डॉर्फ बनेगा, न्यूट्रॉन स्टार बनेगा, या ब्लैक होल बनेगा, ठीक है ना। ये चीज़ें इसी सीमा से डिसाइड हो रही हैं। ये हमारे भारत के वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसका सिद्धांत दिया, इसीलिए इस सीमा को क्या नाम देते हैं? 1.44 द्रव्यमान को कहते हैं चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, 1.44 द्रव्यमान जो है ये चंद्रशेखर सीमा है। लेकिन 1.44 गुना जो द्रव्यमान है वो सुपरनोवा विस्फोट के बाद बचा हुआ द्रव्यमान है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है।
अगला टॉपिक आइए देखते हैं क्या है। तारों का निर्माण हो गया, चंद्रशेखर सीमा हो गई, प्रकाश वर्ष खगोलीय इकाइयों की बात करते हैं आइए। अच्छा याद रखिए चंद्रशेखर को जो है इसी के लिए जो है 1983 में नोबेल पुरस्कार मिला था। चंद्रशेखर सीमा के लिए ही चंद्रशेखर को 1983 में नोबेल पुरस्कार मिला था। और हरमन बांडी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हरमन बांडी के साथ में मिला था इनको। ठीक है, आइए कुछ और चीज़ें देखते हैं जो हमारे उसमें पूछी जाती है। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वालों में एक है प्रकाश वर्ष और दूसरा कौन है, खगोलीय दूरी, खगोलीय इकाई। प्रकाश वर्ष जो है, नाम में इसके देखिए वर्ष लगा है, इसीलिए इसको बार बार पूछता है कि ये किसकी इकाई है। क्या पूछता है, किसकी इकाई। आपको दे देगा समय की इकाई है, दूरी की इकाई है, किसी और दो आप उसमें ऑप्शन में दे देगा किसकी इकाई है। तो प्रकाश वर्ष, ठीक है ना, इसी को क्या कहते हैं, लाइट ईयर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लाइट ईयर। ठीक है ना, तो प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर सही मायने में किसकी है, दूरी की इकाई है। किसकी है, दूरी की इकाई है, डिस्टेंस की। और वो भी खगोलीय दूरियों को इसमें नापते हैं। किस कैसी दूरियों को, अंतरिक्ष में जो प्रकाश, ये एग्जैक्टली क्या है, लाइट ईयर को आइए समझते हैं, उसके बाद बताते हैं कैसी है। प्रकाश जो है, लाइट जो है, एक साल में कितने में, एक वर्ष में जितनी दूरी तय करे, जितनी दूरी अंतरिक्ष में तय करती है, वैक्यूम में अंतरिक्ष में तय करती है, वही क्या है, एक प्रकाश वर्ष की। क्या है, साफ साफ बात है, एक वर्ष में प्रकाश जितना दूरी चलेगा वो दूरी क्या है, प्रकाश वर्ष कहलाता है। इसीलिए प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, डिस्टेंस की या दूरी की इकाई है। ठीक है, दूसरी चीज़ है खगोलीय इकाई की बात करते हैं। खगोलीय इकाई को क्या कहते हैं ये देखते हैं। खगोलीय, खगोलीय इकाई की बात करें, इसको क्या कहते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, या इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखा जाता है, AU, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, खगोलीय इकाई है। इसको अगर देखें तो ये क्या है, इसकी जो वैल्यू आती है वो जो हो जाएगी 63.24 इंटू 10⁻³ माइल्स। माइल्स में इसकी डिस्टेंस ये हो जाएगी खगोलीय इकाई की। ठीक है ना, और कुछ एक चीज़ें इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। एग्जैक्टली खगोलीय इकाई जो होती है वो सूर्य से पृथ्वी के जो बीच की डिस्टेंस है उसी को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। ठीक है, तो खगोलीय इकाई हो गया, हमने देख लिया न्यूट्रॉन स्टार, और ये भी देख लिया कि कब कौन सी कंडीशन में न्यूट्रॉन स्टार बनता है। एक दो चीज़ें हैं, क्वासर एक है, ऑब्जेक्ट है, खगोलीय पिंड है क्वासर, उसके बारे में यही देखते हैं। क्वासर जो है एक ऐसा खगोलीय पिंड है, खगोलीय पिंड है जो क्या करता है, ऊर्जा उत्सर्जित करता रहता है, बराबर क्या करता है, ऊर्जा उत्सर्जित करता है। ठीक है, इसके अलावा कॉन्स्टेलेशंस के बारे में पढ़ सकते हैं हम लोग, तारा समूह, तारा समूह, ये इसी को क्या कहते हैं, नक्षत्र कहते हैं। और क्या कर सकते हैं, नक्षत्र या कॉन्स्टेलेशन, कॉन्स्टेलेशन। ठीक है, ये देखते हैं हम लोग कि ये क्या होते हैं। ये एग्जैक्टली जो होते हैं, ये निश्चित क्रम में, निश्चित आकृति में जो व्यवस्थित कुछ चमकीले तारे होते हैं हमको दिखाई देते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, नक्षत्र या तारा समूह कहते हैं। निश्चित आकृति में, जैसे आप लोगों ने बचपन से देखा होगा कि कुछ ऐसे स्टेप में आपने देखा होगा, सप्तऋषि मंडल सुना होगा, कुछ ऐसे तारे लगे होते हैं और इस तरीके से तारा समूह। तो इस तरीके से आकार में जैसे आपको देखने को मिला, तो ये क्या है, निश्चित, क्या है, निश्चित आकृति में,
आकृति में चमकीले तारों का समूह है। क्या है ये? चमकीले तारों का समूह। ऐसी आकृति जिसे हम पहचान के कुछ नाम दे देते हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं? कॉन्स्टलेशन कहते हैं। और अभी तक जो हमारे यूनिवर्स में हम लोगों ने तारे समूह खोजे हैं, उनकी टोटल संख्या क्या है? 88। कितनी है? 88 है। अभी तक खोजे गए तारा समूहों की संख्या क्या है? 88। ये सप्तर्षि मंडल जिसको हमने दिखाया है, इसके एंड पे क्या होता है? ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? आगे आकर के ये दिशा दिखाता है ध्रुव तारे की, कि एक तारे की किसकी दिशा दिखाता है? सप्तर्षि मंडल तारा। सप्तर्षि मंडल तारा दिखाता है ध्रुव तारे की दिशा को भी, हमको ध्रुव तारे के बारे में भी संकेत करता है। ध्रुव को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पोलरिस कहते हैं। क्या कहते हैं? पोलरिस। ठीक है। तो अगर पूछा जाए, सवाल ये पूछा गया है कि ध्रुव तारे की तरफ कौन सा तारामंडल संकेत करता है, तो ध्रुव तारे की तरफ कौन सा करता है? सप्तर्षि मंडल। कौन सा तारा समूह करता है? सप्तऋषि मंडल तारा समूह जो है ध्रुव तारे की ओर संकेत करता है। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने इतना कुछ देखा तारों के बारे में, और इससे आए हुए कुछ तारों का मतलब क्या है? ब्रह्मांड और ब्रह्मांड से जुड़े हुए जो कुछ पिंड हैं, खगोलीय पिंड जो कहते हैं, उनके बारे में हम लोगों ने देखा। ठीक है। और साथ ही साथ जो है इसके बारे में देखा हम लोगों ने, बिग बैंग के बारे में देखा, कैसे इसका निर्माण हुआ। तो क्वेश्चन जैसे आए, कुछ एक का एग्जाम्पल लेते हैं कि महाविस्फोट सिद्धांत संबंधित है। आपसे क्वेश्चन किया गया कि महाविस्फोट सिद्धांत संबंधित है तो महाद्वीपीय विस्थापन से, हिमालय की उत्पत्ति से, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। तो आंसर क्या होगा? ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। अगली बार भी ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है, बिग बैंग सिद्धांत। देखिए महाविस्फोट की जगह क्या लिख दिया? बिग बैंग सिद्धांत लिख दिया। किससे संबंधित है? तो फिर से वही आएगा कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। ठीक है। और कुछ एक क्वेश्चन देखते हैं। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं। ध्यान रखिए, क्वेश्चन बड़ा अच्छा है कि वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं। तो आप ध्यान दीजिए, अभी अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने पढ़ा था चंद्रशेखर सीमा। ये जो सीमा थी ना, इसके बाद तारे क्या है? अगर इससे ज़्यादा वजन है तो अपनी आंतरिक मृत्यु से वो क्या हो जाते हैं? ख़त्म हो जाते हैं, कोलैप्स होकर के। ठीक है ना। तो इसीलिए इसके लिए क्या दिया जाएगा? आंतरिक मृत्यु से। ठीक है ना। अब अगर आपसे कहें कृष्ण छिद्र या क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ब्लैक होल, वो संबंधित सिद्धांत है, उससे संबंधित कौन है अगर पूछा जाए? तो एस चंद्रशेखर है, जिन्होंने इसके बारे में बताया था। ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस ये हुए। बाकी क्वेश्चंस का जिक्र हम जो है अपने चैनल, टेलीग्राम चैनल पर जो है वहाँ पे जो है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और उसका जिक्र होता रहेगा। और अब वहाँ पे पोल भी होगा, उसमें आप भाग ले सकते हैं। पोल के बाद आपको उसमें एक्सप्लेनेशन भी सारा मिलेगा। ठीक है। तो आप वहाँ जा कर के देख सकते हैं। आइए अगला कुछ हिस्सा देखते हैं। अगला है सौरमंडल। सौरमंडल के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, बाकी सौरमंडल को हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो सौरमंडल में हमारे कितने ग्रह हैं हम ये देख सकते हैं। आइए सौरमंडल पे आते हैं हम लोग। अगला टॉपिक सौरमंडल। सौरमंडल के बारे में अभी हम थोड़ा सा देखते हैं, और बाकी इसके बारे में टोटल एक्सप्लेनेशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में रखेंगे। शुरुआत में चूँकि अभी देखने चल रहे हैं, तो यहाँ देखते हैं कि सबसे पहले अगर ये हमारा सूर्य है, ये हमारा सूर्य है, तो सूर्य के सबसे आसपास में कौन है? बुध है। बुध के बाद कौन है? शुक्र है। फिर कौन है? पृथ्वी है। पृथ्वी के बाद कौन है? मंगल है। फिर बृहस्पति है। शनि है। फिर कौन है? अरुण है और वरुण है। ये है तो क्रम, पहली बात तो। ठीक है ना। दूसरी बात जो है,
इससे कैसे क्वेश्चंस हो सकते हैं कि सबसे पास का कौन सा ग्रह है, तो बुध हो जाएगा। हिंदी में कई बार इसको देने की जगह मरकरी दे देगा, तो ये क्या हो जाएगा, मरकरी हो जाएगा। ये वीनस हो जाएगा उसके बाद, ठीक है ना, ये हो गया मरकरी। ये हो गया वीनस, ये हमारी अर्थ हो गई, और ये हो जाएगा मार्स, ये हमारा जुपिटर हो जाता है, सैटर्न हो जाता है, शनि, अरुण और वरुण, एक नेपच्यून हो जाता है, और एक ही थोड़ा कन्फ्यूजन है, आपको बताएंगे उसके बारे में नेक्स्ट वाले में। इंग्लिश में नाम इनका क्या है, अरुण और वरुण का। और तो ये सारे हमारे ग्रह हो जाते हैं। इनमें जो यहाँ से बुध से लेकर के मंगल तक ये जो ग्रह हैं, इनको हम क्या कहते हैं, आंतरिक ग्रह। क्या कहते हैं, आंतरिक ग्रह कहते हैं। और बृहस्पति से लेकर के ये जो आगे है अरुण और वरुण, ये क्या कहलाते हैं, बाह्य ग्रह कहलाते हैं। ठीक है, ये आंतरिक ग्रह हो जाते हैं, ये बाह्य ग्रह हो जाते हैं। ये जो आंतरिक ग्रह हैं ये प्रायः क्या हैं, ये ठोस हैं। और ये जो बाह्य ग्रह हैं इनकी प्रकृति क्या है, प्रायः गैसीय है। कैसी है, गैसीय है। इन बाह्य ग्रहों में लगभग सबके पास क्या है, छल्ले पाए जाते हैं, ठीक है ना। और एक चीज़ अगर खास ध्यान दें, मंगल और बृहस्पति यानी आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रहों के बीच का जो हिस्सा पड़ेगा, मंगल और बृहस्पति, इनके बीच में ना एक पट्टी है जहाँ पे छोटे 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 क्या होते हैं, टुकड़े कह सकते हो, ग्रहों के टुकड़े, इस तरीके से छोटे छोटे हिस्से पाए जाते हैं। और ये इनको क्या कहते हैं, हम इनको हम कहते हैं मीटियोराइट्स, ठीक है ना। इनको क्या कहते हैं, मीटियोराइट्स। तो ये एक मोटा मोटा हिस्सा था कि हमारे सौरमंडल में किस तरीके से ग्रह हैं, और कौन से आंतरिक ग्रह हैं, कौन से बाह्य ग्रह हैं। बाकी सौरमंडल को डिटेल में हर एक ग्रह के बारे में छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी जो जानकारियाँ हैं उसको जानने की ज़रूरत होगी, ठीक है। तो उन चीज़ों को जो है हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, हर ग्रह को एक अलग उसमें ले करके, क्योंकि हर ग्रह से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस बने हैं। उसमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग क्या करेंगे, अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।